हे एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल PR पाथवेज। फिर से स्वागत है आप सबका एक और ज़बरदस्त वीडियो में PR पाथवेज पे। तो आज हम बात करने वाले हैं गाइस, मेरे को एक्चुअली जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए, तो मैं पूरी पार्क घूम के आया। वहाँ पे कुछ इवेंट चल रहे थे, फिर मैं यहाँ पर आया और मैं आपको बताऊँगा ना, पानी चल रहा है। वाह, एक अच्छा स्पॉट मिल गया। बैठने के लिए कुछ नहीं है, पर हाँ खड़ा हो सकता हूँ, वहाँ बैठ सकता हूँ, पर कोई नहीं, यहाँ हम खड़े होकर कवर करते हैं, बैठना होगा बैठ जाएंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ जी एक अमेजिंग ब्यूटीफुल कंट्री की, जिसका नाम है आयरलैंड। इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताऊँगा। इसकी PR कैसे हो सकती है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है, स्टैम्प 4 इसको बोला जाता है, और क्या बेनिफिट्स रहते हैं इसके अगर आपकी स्टैम्प 4 लग जाते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। आज तक मैंने इतनी ईजी PR रिक्वायरमेंट्स नहीं देखी किसी भी कंट्री की। बहुत सारी कंट्री को सर्च कर चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ, बता चुका हूँ आप सबको। आज मैं कवर करने वाला हूँ आयरलैंड की रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, कितना इजी है, कितना टफ है, और पूरी वीडियो देखना, आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो देखने में। थैंक यू वेरी मच। अभी कवर करते हैं। इस बात कर रहे हैं आज एक और ज़बरदस्त कंट्री की। इस कंट्री का नाम है आयरलैंड। 80,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक ब्यूटीफुल वेस्ट कोस्ट साइड पे UK की किंगडम। पहले किंगडम होती थी UK की, अब तो चलो इंडिपेंडेंट हो चुकी है, 1921 में इंडिपेंडेंट हो गई थी, पर अभी भी नॉर्दर्न आयरलैंड का जो पार्ट है वो UK के अंडर आता है। तो वहाँ पे अगर इकॉनमी की बात करें, तो करेंसी की बात करें, तो करेंसी में यहाँ पर पाउंड्स भी चलते हैं और यहाँ पर यूरोस भी चलते हैं। तो यूरोपियन यूनियन में पहले ये आता था, ब्रिटिश कॉलोनी थी, अब ये इंडिपेंडेंट हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं कि कौन सी एथनिसिटी यहाँ पर है, तो एथनिसिटी में यहाँ पर एशियंस भी हैं। 90% वाइट है, 2.8% एशियन है, कुछ ब्लैक है, कुछ अरब्स है, और कुछ नॉन स्टेटेड है। तो ये इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इकॉनमी की बात करूँ तो इसकी जो मेजर इकॉनमी है वो टूरिस्ट पर है, एनर्जी सेक्टर पर है, और कुछ सर्विस सेक्टर के ऊपर भी है। ब्यूटीफुल, वन ऑफ द स्टेबल इकॉनमीज़ इन यूरोप और रिचेस्ट कंट्रीज़ इन यूरोप की बात करूं तो अमेजिंग है अपॉर्चुनिटी। अगर आप आना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर आइए, पर वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है अगर आप स्टडी पर हैं आयरलैंड पे, अगर आप PR का सोच रहे हैं। तो हम अब बात करते हैं PR रिक्वायरमेंट्स की। क्या इसकी स्टैम्प्स रहती हैं, क्या अदर रिक्वायरमेंट्स है, अभी कवर करते हैं। बस बात करते हैं इसकी स्टैम्प्स की, जो कि PR रिक्वायरमेंट है, जिसे हम स्टैम्प 4 बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टैम्प्स डिफरेंट होती है, जैसे स्टैम्प 0 है, स्टैम्प 1 है, स्टैम्प 2 है, स्टैम्प 1A है, स्टैम्प 1G है। सो देयर आर वेरियस स्टैम्प्स। तो 1 स्टैम्प होती है बेसिकली वर्क परमिट की, जो स्टैम्प 4 होती है उसे हम PR स्टैम्प बोलते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स कवर करते हैं बेसिकली। स्टैम्प 4 में अगर आपकी PR लग जाती है, तो पहला बेनिफिट ये है कि आपके पास एक्सेस टू फंड्स होते हैं, मतलब कि आप कितने भी फंड्स यहाँ पे रख सकते हैं अगर आपके पास स्टैम्प 4 है। अब अगर आपके पास स्टैम्प 4 है, तो दूसरी इसका फीचर ये आता है कि आपके पास आप ऑपरेट कर सकते हैं अपना बिज़नेस, आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपना बिज़नेस ईजीली। एक और जो बेनिफिट इसका ये है कि आप अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो स्टैम्प 4 आपकी एक रिक्वायरमेंट रहती है, उसके बाद आप सिटीजनशिप ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अगली चीज़ जो इसकी है वो है कि आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली कहीं पे भी काम कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो ये बेसिकली इसके बेनिफिट्स हैं। अब मैं बात करता हूँ कि स्टैम्प 4 लगती कब है, कब लग सकती है। तो अगर स्टैम्प 4 की बात करें, तो अगर आपने एज अ रिसर्चर काम किया, आप एम्प्लॉयमेंट परमिट पे थे पहले, या फिर आप क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते थे, आपने 2 साल काम किया, आपने 5 साल काम किया, तब आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है स्टैम्प 4 के लिए। तो स्टैम्प 4 की एलिजिबिलिटी में सिर्फ 2 कैटेगरीज ही आती हैं, या तो आप स्टैम्प 1 के अंदर आपको काम करना पड़ेगा पहले, या फिर आप स्टैम्प 4 के अंदर आने चाहिए पहले ऑलरेडी, तभी या फिर एक्सटेंशन हो सकती है, या फिर आप एलिजिबल हो सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। अब मैं कवर करूंगा एलिजिबिलिटी, एक करके रिक्वायरमेंट्स कवर करेंगे इसकी, उसके बाद मैं कवर करूंगा डॉक्यूमेंटेशन। बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आती है कि आपको 60 मंथ्स, यानी कि आपको 5 साल रहना चाहिए लीगली। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्टैम्प 4 के लिए, तो आपको 60 मंथ्स की एक रेजिडेंसी परमिट होता है, आयरलैंड का IRP बोलते हैं, ये होना चाहिए आपका। तो इसमें प्रूफ क्या लग सकते हैं, आपके IRP कार्ड लग सकते हैं, आपकी क्वालिटी स्टैम्प्स चेक की जा सकती है, तब आपकी एलिजिबिलिटी वो चेक करेंगे। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी आती है, या तो आपके पास पुराना एम्प्लॉयमेंट परमिट होना चाहिए, या फिर आपका क्रिटिकल स्किल परमिट होना चाहिए, तब आपकी एलिजिबिलिटी बनती है इसके अंडर। अब मैं बात करूं कि अगली एलिजिबिलिटी में अगर आप आते हैं, तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप एलिजिबिलिटी में अगर फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई भी
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई इसमें लिखा है कि अनड्यू बर्डन नहीं होना चाहिए आप स्टेट्स पे, यानी कि उनको ये नहीं लगना चाहिए आयरलैंड की गवर्नमेंट को कि ये बर्डन है बंदा हमारे ऊपर। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका गुड करैक्टर होना चाहिए। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी होनी चाहिए। अच्छा, आपने कोई भी लॉ नहीं ब्रेक किया होना चाहिए, कोई भी अनएथिकल चीज़ नहीं की होनी चाहिए। अच्छा, आपका लीगली रेजिडेंस स्टेटस होना चाहिए जब आप अपनी फ़ाइल कर रहे हैं स्टैम्प 4 के लिए। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपका एम्प्लॉयमेंट होनी ज़रूरी है। अगर आप फाइल कर रहे हैं स्टैम्प 4 के लिए तो आपकी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है आपकी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए उस टाइम पे फुल टाइम। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशंस की बात करते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस कवर करता हूँ। तो एक और चीज़ आपको मैंने बतानी है कि मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ कवर की हैं। न्यूजीलैंड कवर किया, ऑस्ट्रेलिया कवर किया, मैंने डेनमार्क कवर किया, मैंने कनाडा कवर करता हूँ, मैंने बहुत सारी अदर कंट्रीज़ में कवर करूँगा। तो मैंने आज तक ऐसी कंट्री नहीं देखी जिसमें रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा ना हो, इतनी ईज़िली आप अप्लाई कर सकते हो। पर हाँ, राइट नाउ अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड की वेबसाइट चेक करूँ तो अभी राइट नाउ इनका रश पड़ा हुआ है, मतलब कि बहुत सारी एप्लीकेशंस इन प्रोसेस में हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप अप्लाई करो, पर वन ऑफ द मतलब अमेजिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें ये रिक्वायरमेंट्स बहुत इजीली फुलफ़िल की जा सकती है। अगर आप स्टैम्प 1 पे जाते हैं, मास्टर्स किया आपने, तो आप इजीली वहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत ईजी है। तो अब मैं कवर करूँगा डॉक्यूमेंटेशन, बने रहिए। बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, स्टैम्प 4 के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं और क्या करना पड़ेगा आपको जब आप अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली चीज़, आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट, एक फॉर्म होता है, फॉर्म के मैं लिंक भी डाल दूँगा, पूरी गवर्नमेंट की वेबसाइट डाल दूँगा। वो फॉर्म फिल करके आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन उस एड्रेस, ये एड्रेस शो कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको सेंड करने होते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंटेशन में लगेगा आपके कलर कॉपी ऑफ पासपोर्ट, आपके अगर मल्टीपल पासपोर्ट्स हैं तो आपको मल्टीपल पासपोर्ट अटैच करने हैं। कॉपी ऑफ IRP यानी कि आयरिश रेजिडेंट परमिट, या फिर GNIB कार्ड बोलते हैं इसको। GNIB कार्ड बेसिकली GNB गार्डा बोलते हैं इसको। गार्डा ये बेसिकली आयरलैंड की पुलिस है, इनके कार्ड्स होते हैं। और कलर कॉपी ऑफ फोटो वर्क परमिट, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगेगा। एड्रेस प्रूफ लगेंगे। एड्रेस प्रूफ में क्या हम ये ऑथेंटिकेट मानते हैं या कंसिडर करते हैं? आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं या फिर आपके बैंक स्टेटमेंट्स लग सकते हैं रेजिडेंट के लिए। अच्छा, इसमें मेरे को एक और चीज़ कवर करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को मतलब क्वेश्चन ये वैसे बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर आप 60 मंथ्स तक रहते हैं आयरलैंड में, अगर आप आयरलैंड में 5 साल रहेंगे, क्या आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी बन जाती है? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये मेरे को बता देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप रजिस्टर नहीं करते अपने नियरेस्ट इमिग्रेशन ऑफिस में, आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं रहते। ये मेरे को कवर करनी थी क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है। अब अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी कंसिडरेशन आपको चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को उनके साथ जो आयरलैंड आना चाहते हैं स्टडी परमिट पे या वर्क वीज़ा पे। कुछ इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे आप, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए। मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं और कोई भी डाउट्स है मैं ज़रूर क्लियर करता हूँ सूनर और लेटर, जब भी टाइम मिले। तो ये थी आज की वीडियो गाइज़ आयरलैंड की। आई होप सो आपको मज़ा आया हो आयरलैंड की वीडियो देखने में, और अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए पीआर पाथवेज़ में। और धमाकेदार मज़ेदार इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को कंसिडर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।